हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना लास्ट चैप्टर का जो भी हमारा बचा हुआ लेक्चर था उस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और ये चैप्टर आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर मैंने लास्ट चैप्टर और लास्ट लेक्चर बोल दिया तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर कौन सा होगा। तो चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट बच्चों अपना केमिस्ट्री होगा, टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यही चैप्टर हमारा लास्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, डॉक्टर एम ए अंसारी, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर आप मेरे साथ तय कर चुके हैं तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी डेली की लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपसे अगर हम पूछें कि व्हाट आर द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान की बेसिक नीड्स जो हैं उनमें तीन बेसिक नीड क्या हैं, तो सभी कहते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जैसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं। फोर्थ बेसिक नीड की अगर मैं बात करूं आपसे कि फोर्थ बेसिक नीड क्या है, तो फोर्थ बेसिक नीड है हमारे लिए मेडिसिन। क्या है? मेडिसिन। ठीक है ना। मेडिसिन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेडिसिन क्या है? हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिना मेडिसिन के हम हमारे बॉडी में होने वाले तमाम सारे डिजीज को नहीं सही कर सकते हैं। तो इसीलिए फोर्थ बेसिक नीड की अगर बात करें तो वो मेडिसिन है हमारे लिए। ठीक है। फोर्थ बेसिक नीड, इसमें हमारे पास में बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि हमारे पास हो गया रोटी, कपड़ा और मकान। फोर्थ बेसिक नीड हो गई क्या? मेडिसिन। ठीक है ना। केमिस्ट्री इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री क्या है? हमारी क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। दस द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं बहुत अलग तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम बात करेंगे केमिकल्स इन मेडिसिन, दूसरी बात करेंगे केमिकल्स इन फूड प्रोडक्ट्स, तीसरी बात करेंगे केमिकल्स इन क्लीनिंग एसिड। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हमें मेनली डिस्कस करनी होंगी। लेट अस बिगिन द केमिकल इन मेडिसिन। तो ये साइन आप लोगों को बना करके इसलिए दिखाया गया कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि ये चिकित्सा का साइन है ना। और बहुत जल्दी आप लोग डॉक्टर बनेंगे और जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, है ना। जो डॉक्टर्स बनेंगे उनको ये साइन यूज करना होगा। आइडेंटिफाई दिस सिंबल, तो सभी जानते हैं, पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वेयर डू यू फाइंड दिस सिंबल, आप कहां पर पाते हो इस सिंबल को, तो आपका आंसर होगा कि हम हॉस्पिटल में देखते हैं तो ये सिंबल मिलता है, एम्बुलेंस पर देखते हैं तो ये सिंबल मिलता है। ठीक है ना। इट हैज फोर सिग्निफिकेंट क्वाड्रेंट्स, इसमें चार क्वाड्रेंट्स हैं और चार क्वाड्रेंट्स में, चार सिग्निफिकेंट क्वाड्रेंट्स में हम लोगों को चार बातें करनी है। वो कौन कौन सी? एक है प्रिवेंशन, जिसमें हमें बताया जाता है कि किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से कैसे प्रिवेंशन लिया जा सकता है। दूसरी चीज है हमारे पास डायग्नोसिस, और तीसरी चीज है हमारे पास में डायग्नोसिस करेंगे कि क्या हुआ है। तीसरी चीज है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट लिया जाएगा और फिर उसके बाद है क्योर। ठीक है ना। तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन फोर क्वाड्रेंट्स को, इनको हम लोग डिफाइन करेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। फोर क्वाड्रेंट्स डेफिनेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग क्या चीज होती है? ड्रग की बात करते हैं। ऐसा सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर के पर्पज से अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं तो वो हमारा क्या है? ड्रग है। क्या है बच्चों? ड्रग है। ठीक है ना। चलिए आगे। ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रॉग। फ्रेंच वर्ड ड्रॉग से इसको ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है हर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? ड्राई हर्ब। ठीक है। हर्ब सर प्लांट आप सभी जानते होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, राइट। चले, ड्रग आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस, 100 to 500 यूनिट इनका मास होता है। ड्रग्स इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पांस। ड्रग क्या करती है? ड्रग किसी भी टारगेट को फिक्स करती है, जिसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर टारगेट, और उस पर इफेक्ट डालती है जिससे बायोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं when the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicine। देखें, अगर हमने कोई मेडिसिन ली, कोई भी ड्रग ली है हमने, ठीक है, तो उसके दो रिस्पांस आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव रिस्पांस देता है तो ऐसा केमिकल जो होता है हमारा वो होता है मेडिसिन। क्योंकि ड्रग में भी सारी मेडिसिन तो ड्रग होती हैं, बट सारी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव रिस्पांस भी देती हैं। हम मेडिसिन उसी को बोलते हैं जो पॉजिटिव रिस्पांस दे, जो थेरेप्यूटिक यूज में आए, उसको हम लोग मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है ना। द मेडिसिन आर टेकन इन हायर डोजेस, दे एक्ट एज अ पॉइजन। अगर मेडिसिन को हायर डोज में लिया जाए तो वो पॉइजन है। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। अगर हम थेरेप्यूटिक यूज के लिए किसी भी केमिकल का यूज करते हैं तो उस ब्रांच को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ड्रग, किसी भी आइडियल ड्रग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इट शुड
नॉट डिस्टर्ब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, हार्मलेस टू होस्ट बट शुड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब, जो होस्ट है जो इसको ले रहा है उसके लिए ये हार्मलेस होनी चाहिए, मतलब उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनके लिए हार्मफुल होनी चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसी होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स किल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले फ्लोरा होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या कर देती हैं, उनको किल कर देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, इनकी बात करेंगे। बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग की बात करें तो एंटीहिस्टामिन्स और ट्रैंकुलाइजर्स की बात करेंगे। तीसरी बात, हम बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर बात करते हैं तो पेनिसिलिन और सल्फोनिल यूरिया की बात कर सकते हैं। और चौथा है हमारे पास में बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट, है ना। मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो प्रोटीन्स और एंजाइम्स, जिसको एंजाइम रिसेप्टर बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड और टारगेट की बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये किसके लिए यूजफुल होता है? तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये यूजफुल होता है डॉक्टर्स के लिए। अगर हम मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पर बात करें तो ये जो होता है हमारा फार्मासिस्ट या केमिस्ट के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग हो गया, इसमें हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की, ठीक है ना। तो चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स एज ड्रग टारगेट, तो प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं एज अ ड्रग टारगेट। प्रोटीन क्या है, एंजाइम और रिसेप्टर, ठीक है। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन एंजाइम, एंजाइम के ऊपर ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, क्या एक्शन होता है। नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग की बात करें तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। दूसरी चीज, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। दो तरीके के इनहिबिटर इनहिबिशन होते हैं, जिसको आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, एक कॉम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, क्या करता है, जो एंजाइम होता है उसका फंक्शन होता है कि वो होल्ड कर लेगा सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के लिए। दूसरी चीज, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन, सुटेबल पोजीशन पर जो हमारे पास में एंजाइम है वो क्या करेगा, एक्टिव साइट को होल्ड कर लेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस सच एज, जैसे कि क्या क्या नॉर्मल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेरे पास में एंजाइम है, ये मेरे पास इस एंजाइम की एक्टिव साइट है, और साथ ही साथ मेरे पास ये जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट जो है वो इस एंजाइम के साथ मिल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऐसे करके बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज देयर बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट, किस टाइप का इंटरेक्शन होता है। तो देखेंगे जरा यहाँ पर, आयनिक बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और वंडर वाल्स इंटरेक्शन, इस तरीके के इंटरेक्शन हमारे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच में हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो है एक्टिव साइट हमारी अलग हो जाती है, मतलब एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम हमारा अलग हो गया। एंजाइम जैसा यूज किया था बिल्कुल वैसा ही एंजाइम हमें वापस मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो होता है वो केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली जो है अनचेंज्ड रहता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग अगर बात करते हैं तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा यहाँ पर। ये जो है हमारे पास एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, और साथ में ये हमें ड्रग, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर ड्रग की प्रेजेंस में हम बात करेंगे तो ड्रग की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो ड्रग है ये भी अप्रोच करेगा, ये भी अप्रोच करेगा, यहाँ पर क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। क्या हो गया, कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड सबस्ट्रेट, तो इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल रहे हैं। ड्रग इनहिबिट्स इन हिंडर्ड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो ड्रग क्या कर सकती है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती है, ठीक है। अब क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो एक्टिव साइट है वो अलग है, और ये हमारे पास एक्टिव साइट के अलावा कुछ एलोस्टेरिक साइट भी होती हैं एंजाइम, और ये हो गई एलोस्टेरिक साइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ड्रग जो है वो यहाँ पर फिट हो जाएगा आकर के, और सबस्ट्रेट जो होगा हमारा वो यहाँ पर एक्टिव साइट पर आ जाएगा, इस तरीके से ये दोनों चीजें फिट हो जाएंगी। तो शेप ऑफ एक्टिव साइट, जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पर आया, जैसे ही जैसे ही ड्रग आपकी यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पर आकर के जुड़ी, तो जो हमारी एक्टिव साइट है उसका शेप देखिए आप चेंज हो रहा है धीरे से, ये देखिए शेप चेंज हो जाता है किसका, एक्टिव साइट का। तो शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेस, क्या हो गया, एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, क्लियर। द सबस्ट्रेट कैन नॉट ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट जो है वो हमारा ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, क्या नहीं ऑक्यूपाई कर पाया, एक्टिव साइट को। तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है ड्रग के बीच में और एंजाइम के बीच में, मतलब सबस्ट्रेट के बीच में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रग जो है वो इनहिबिट कर दे रही है एक्शन ऑफ एंजाइम, बट इन नॉन कॉम्पिटिटिव मैनर, कंपटीशन कोई नहीं है लेकिन इनहिबिट कर दिया फंक्शन को, तो ये बोलेंगे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्या बोलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करेंगे, ठीक है ना। रिसेप्टर्स एज अ ड्रग टारगेट, तो रिसेप्टर ड्रग टारगेट की तरह कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं।
रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट possessing active site of the surface of the membrane and opens on the outside region of the cell membrane। ठीक है ना। तो ये बातें हमारी समझ में आ जाती हैं कि जो रिसेप्टर प्रोटीन, हालांकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर ड्रग का क्या एक्शन होता है। तो ये मेरे पास फास्फोलिपिड बाइलेयर है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और ये रिसेप्टर प्रोटीन है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्शन की बात कर रहे हैं, रिसेप्टराइज ड्रग। तो ये देखिए, ये हमारे पास में क्या है, ये केमिकल मैसेंजर है। अब ये केमिकल मैसेंजर यहाँ पर आएगा, हमारा सबस्ट्रेट इज द केमिकल मैसेंजर, मतलब हार्मोन। ये धीरे धीरे करके हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे से यहाँ पर आकर के लग गया और इसने क्या कर दिया, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तुरंत जो है, जैसे ही चेंज हुआ तुरंत मैसेज जनरेट हुआ और दिस अपीयर एज द मैसेज इन द सेल। ये तुरंत जो है सेल में मैसेज की तरह अपीयर हो गया। अब फिर इसके बाद जो केमिकल मैसेंजर है वो बाइंडिंग साइट को छोड़ के जाएगा। ठीक, केमिकल मैसेंजर लीव्स द बाइंडिंग साइट। जैसे ये बाइंडिंग साइट को छोड़ेगा, रिसेप्टर जो होगा अपने शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। जैसा उसका शेप था वैसे ही शेप में आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ से बातें निकल के आती हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, दो टर्म निकल करके आएंगे। एगोनिस्ट का मतलब हुआ ड्रग अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, कॉपीज एक्शन ऑफ मैसेंजर, मैसेंजर का एक्शन जो है उसको कॉपी करने लगेगा, तो इसको एगोनिस्ट बोलेंगे। और एंटागोनिस्ट क्या होता है उसकी बात करेंगे अभी। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। ठीक है, अब एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, ड्रग अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ड्रग क्या होती है, अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। और फिर क्या होता है, अपोजिस एक्शन ऑफ मैसेंजर। तो यहाँ पर कॉपीज एक्शन मतलब मिमिक्री हो रही थी, यहाँ पर अपोज होता है उस एक्शन का मैसेंजर के थ्रू। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। जब मैसेज को ब्लॉक करना हो तब ऐसा करेंगे। ठीक है ना। जैसे ये इंसुलिन है हमारे पास, ये इंसुलिन आया, केमिकल मैसेंजर बाइंड किया, चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिसेप्टर में, प्रोटीन में। फिर इसके बाद ये मैसेज मिला और मैसेज सेल में अपीयर हुआ। सेल में अपीयर होने के बाद यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है ना, अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आकर के नीचे जुड़ गए। ठीक है, बात समझ में आई। केमिकल मैसेंजर ने बाइंडिंग साइट को छोड़ा और मैसेज छोड़ दिया पीछे, रिसेप्टर ने अपने शेप को क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। ठीक है ना बेटा। चलिए, इसके बाद ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर है, ये यहाँ पर आया 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 और ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, आकर के इससे क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है ना, मैसेज मिलेगा हमें, इसने जैसे ही साइट को छोड़ा तुरंत जो है क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे पास में कुछ पॉइंट्स, और अब हम देखेंगे केमिकल्स इन मेडिसिन। तो चलिए, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली के लाइफ में क्या क्या केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, केमिकल्स में हमारे पास में तीन तरीके की चीजें मिलेंगी। एक तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, केमिकल इन मेडिसिन, केमिकल इन फूड प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स इन क्लीनिंग एजेंट्स। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं केमिकल्स इन मेडिसिन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंटासिड्स एंड एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। ठीक, और हम डिस्कस करेंगे ट्रैंकुलाइजर्स के बारे में, हम डिस्कस करेंगे एनाल्जेसिक्स के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे एंटीमाइक्रोबियल्स के बारे में, और लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। तो इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इतनी चीजें हम लोगों को अच्छे तरीके से समझनी है। ठीक है ना। तो चलिए पहले एंटासिड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन व्हिच इज कॉल्ड एसिडिटी। सभी को लगभग लगभग होता है ऐसा। तो इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एसिडिटी होती है, बहुत इरिटेशन होता है, पेन होता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिए जरा यहाँ पर टू कंट्रोल इट वी यूज एंटासिड। हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटासिड यूज कर सकते हैं। अब एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड इज अ बेस व्हिच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड secreted in the stomach during डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है उसके टाइम पर जो एक्सिस प्रोडक्शन होता है एसिड का, उस एक्सिस प्रोडक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। एग्जांपल हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। याद रखेंगे ये एग्जांपल बहुत जरूरी है आपके एग्जांपल्स। एंटासिड्स कंट्रोल ओनली द सिम्टम बट नॉट द कॉज। किस कॉज की वजह से पेन हो रहा है उसको सही नहीं करता, बट ये सिम्टम जो है आपका जो पेन है उसमें रिलीफ दे देगा। ठीक है ना। एंटासिड्स में हम लोग बात करेंगे हिस्टामिन की। इसकी बात करेंगे बच्चों, हिस्टामिन की। तो जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन इज एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन compound involved in local immune responses as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter। तो जो हिस्टामिन है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, बस इतनी बात आपको समझनी है।
Histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach. Histamine triggers the inflammatory responses. ये inflammatory responses को क्या कर देता है? 3 गुना कर देता है. अब as part of an immune response to foreign pathogen. ठीक, खैर इस लाइन का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है. अब बात करें एंटीहिस्टामिन्स की. एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं? एंटीहिस्टामिन्स प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टामिन एंड रिसेप्टर इन द स्टमक बॉल. उसी को क्या बोलेंगे? एंटीहिस्टामिन. एंटीहिस्टामिन का मतलब हुआ कि जो हिस्टामिन के इंटरेक्शन को स्टमक बॉल के साथ में ना होने दे, तो उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स. हेंस डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एसिड इज पॉसिबल. इसकी वजह से एसिड का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो सकता है. न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रैंकुलाइजर्स की बात करेंगे. ट्रैंकुलाइजर्स के साथ साथ एनाल्जेसिक की बात करेंगे. ये दोनों जो हैं हमारी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में आती हैं. इसमें आती हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में आती हैं. इनको हम लोग मूड बूस्टर ड्रग्स भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर. नर्व से रिसेप्टर की तरफ जो भी हमारा मैसेज ट्रांसफर होता है, उसकी मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है. कौन? ट्रैंकुलाइजर. और साथ ही साथ में जिनको हम लोग न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स बोल रहे हैं. ठीक है ना. न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में ट्रैंकुलाइजर्स की बात करें तो ट्रैंकुलाइजर्स आर द क्लास ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीजेस. जो सीवियर, माइल्ड, इवन जो है सीवियर डिजीज जो होते हैं, स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स का यूज कराते हैं. ठीक है ना. दीज रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग सेंस ऑफ वेलबींग. तो उसके लिए, सबके लिए हम लोग यूज करते हैं. और इनसे ट्रैंकुलाइजर से हमें क्या होता है? रिलीफ मिलता है. दे आर फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स. स्लीपिंग पिल्स में भी ये बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रैंकुलाइजर्स. बहुत सारे तरीके के हमारे पास में ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं. जैसे द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल, नॉरएड्रेनालिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ रोल इन मूड चेंजेस. क्या है? नॉरएड्रेनालिन जो है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है मूड चेंज करने के लिए. ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद में ये देखिए मूड चेंज हो रहा है. मूड चेंज हो रहा है. इफ द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज लो for some reason, then the signal sending activity becomes low and the person suffer from depression. अगर नॉरएड्रेनालिन की जो लेवल है वो कम हो जाए, लो हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो होती है वो लो हो जाती है और पर्सन जो होता है वो क्या करने लगता है? सफर करने लगता है. किस चीज से सफर करने लगता है? डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. डिप्रेशन जैसा फील करने लगता है. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद ट्रैंकुलाइजर्स की बात करेंगे. इसमें इन सच सिचुएशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड. इन सिचुएशंस में क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की जरूरत पड़ती है. These drugs inhibit the enzyme which catalyzes the degradation of noradrenaline. जो कि क्या करती हैं? कुछ ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन जिस एंजाइम की वजह से हो रहा है उसको क्या कर देती हैं? इनहिबिट कर देती हैं. इफ द एंजाइम इज इनहिबिटेड, जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, दिस इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोली मेटाबोलाइज्ड एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर long period of time, just contracting the effect of the depression. जो डिप्रेशन हो रहा था इसकी वजह से वो डिप्रेशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो सकता है धीरे धीरे करके. ठीक है ना. इप्रोनियाजिड एंड फिनेल्जिन आर टू सच ड्रग्स. इप्रोनियाजिड और फिनेल्जिन जो होती हैं वो ये दो ड्रग्स हैं. ठीक, इनके स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पढ़ने हैं. खैर, some tranquilizers, namely chlordiazepoxide and meprobamate, are relatively mild tranquilizers suitable for relieving tension. और ये क्या करते हैं? हमारे लिए टेंशन रिलीविंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. इक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन. इक्वानिल का यूज याद रखेंगे. इक्वानिल का यूज किया जाता है डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए. ठीक है बच्चों. चलें, इसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिटूरिक एसिड जैसे कि वीरोनल, अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सिकोनल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंकुलाइजर. मतलब जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो बारबिटूरिक एसिड के क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं. और इनको हम लोग कलेक्टिवली बारबिटूरेट्स बोल सकते हैं. नाम है वीरोनल, अमाइटल, निम्बुटल, लेमुनल, सिकुनल. ठीक है ना. चले, इसके बाद दीज डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड बारबिटूरेट्स. इनको क्या बोला जाता है? बारबिटूरेट्स बोला जाता है. बारबिटूरेट्स आर हिप्नोटिक, दैट इज स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट. कैसे एजेंट होते हैं बच्चों? स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं. बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद सम अदर सब्सटेंसेस यूज्ड एज अ ट्रैंकुलाइजर सच एज अ सीरोटोनिन. इसका भी यूज हम लोग ट्रैंकुलाइजर की तरह कर सकते हैं. ठीक है ना. वैलियम का यूज भी कर सकते हैं, सीरोटोनिन का भी यूज कर सकते हैं ट्रैंकुलाइजर की तरह. इसके बाद वीरोनल है, वैलियम है. इन सब के स्ट्रक्चर से आपको कोई लेना देना नहीं है. अब आइए बच्चों बात करते हैं एनाल्जेसिक्स की. ठीक है ना. तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं?
एनाल्जेसिक्स को हम लोग पेन किलर बोलते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या, पेन किलर जो होती हैं उन्हीं को एनाल्जेसिक बोला जाता है। द वर्ड एनाल्जेसिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एनाल्जेसिया, जिसका मीनिंग होता है क्या, एनाल्जेसिया इज अ कंडीशन ऑफ रिलेटिव insensitivity to pain without loss of the consciousness। ठीक है ना, यहाँ से आया है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एन एजेंट विच कॉजेज रिलेटिव इन सेंसिटिविटी टू पेन विदाउट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के रिलेटिव इनसेंसिटिविटी में क्या करे, उसको कॉज करेगा, तो इसको बोलेंगे एनाल्जेसिक। आर सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट, ये क्या होते हैं, सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह भी वर्क करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनाल्जेसिक में बात कर रहे हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिस जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की। तो व्हाट इज नार्कोसिस पूछा जा रहा है। नार्कोसिस क्या होता है, स्टेट ऑफ डीप स्लीप अनकॉन्शियसनेस, उसी को नार्कोसिस बोला जाता है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसी एनाल्जेसिक ड्रग्स जिनको ले एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार लेने से उनको लेने की आदत पड़ने लगती है, उनको बोला जाता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, जिसको बोला जाता है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होती हैं जिनको कितना भी लो लेकिन उनकी आदत नहीं लगती है, ठीक है ना, तो उनको बोला जाता है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। जैसे जब जरूरत पड़ती तो हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, बट अगर मार्फिन, कोडीन, इन चीज को अगर एक बार दे दिया जाए, ये जो है हैवी पेन में रिलीफ तो देते हैं, लेकिन क्या होता है, इनके लेने से इनकी आदत पड़ने लगती है। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस नार्कोसिस, दे डू नॉट प्रोड्यूस नार्कोसिस, दे आर वेरी पोटेंट ड्रग, दे आर नॉट पोटेंट, देयर क्रोनिक यूज लीड्स टू एडिक्शन, इनकी आदत पड़ने लगेगी, जबकि दे डू नॉट कॉज एडिक्शन, इनमें कोई आदत नहीं पड़ती है। दे आर सीएनएस डिप्रेसेंट, दे आर नॉट सीएनएस डिप्रेसेंट, ये क्या होती है, नार्कोटिक वाली सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं, जबकि नॉन नार्कोटिक वाली क्या होती हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट नहीं होती हैं। एग्जांपल ओपियम एंड इट्स प्रोडक्ट सच एज मॉर्फिन, कोडीन एंड कोकीन, ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल इसके बात करेंगे तो क्रोसिन, एस्प्रिन, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, ठीक है। अब आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करते हैं। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होती हैं, दीज आर नेचुरल अल्कोलाइड्स, ये क्या होते हैं, नेचुरल अल्कोलाइड्स होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम व्हाइट मिल्की लैटेक्स, उससे ये ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम से यहाँ से देख सकते हो। दैट कम्स आउट फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ द पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम के कैप्सूल से निकलता है जो व्हाइट मिल्की लैटेक्स, उसी का यूज किया जाता है। What are alkaloids? Alkaloids क्या होते हैं? Alkaloids are the secondary metabolites of plants. Plants के secondary metabolites को ही alkaloid बोला जाता है। Basic in nature and contain nitrogen in their structure। और क्या मिलता है? बेसिक नेचर के होते हैं और स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। आइए, ओपियम एल्कलॉइड कंटेन 10% मॉर्फिन एंड 5% कोडीन। अब देखिए, सबसे पहले मॉर्फिन, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे आप। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि किस किस तरीके का है देखने में। ये मॉर्फिन है। इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे किसकी, मॉर्फिन जो है बनता कैसे है वो दिखाया गया है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप बना, ठीक है ना। नार्कोटिक में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोडीन। तो कोडीन का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर पर आपको फोकस नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, बनेगा कैसे करके, ये इस तरीके से बन जाएगा जैसे हम लोगों ने अभी मॉर्फिन बनाया था, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। कोडीन इज एल्काइलेटेड मॉर्फिन, मतलब इस पर क्या एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, ये वाला देख रहे होंगे आप, तो एल्काइलेटेड मॉर्फिन को हम क्या बोलते हैं, कोडीन बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हीरोइन का। तो हीरोइन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा अपने पास में, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को भी ऐसे ड्राइव किया जा सकता है। हीरोइन इज एल्काइलेटेड मॉर्फिन, तो ये भी क्या है, इसमें दो जगह पर, मॉर्फिन में दो जगह पर एल्काइलेशन हो जाएगा, तो उसको एल्काइलेटेड मॉर्फिन बोल देंगे। अब बात करते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स की। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, माइल्ड एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, ये फीवर को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। इन्फ्लामेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंज इन टिश्यू कॉजिंग रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है ना। तो उसको भी ये क्या कर देती है, सही कर देती है। इट इज यूज्ड इन द हेडेक, कोल्ड टिश्यू स्वेलिंग, ईटीसी, इसका यूज कर सकते हैं हम हेडेक में, कोल्ड टिश्यू, कोल्ड में, टिश्यू स्वेलिंग में, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोआगुलेशन यूज्ड इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज आर्थराइटिस, यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट अटैक। हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन भी रखता है, कौन, एस्पिरिन। एसिटाइलेशन ऑफ किससे बनता था, चलिए यहाँ पर देखेंगे प्रिपरेशन सैलिसिलिक एसिड का, अगर हम एसिटाइलेशन करा देते थे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास, ये एस्पिरिन होता था। क्या होता था, एस्पिरिन। बच्चों एस्पिरिन का IUPAC नाम जल्दी से बताओगे, 2 एसिटॉक्सी एसिड, फिनॉल वाले चैप्टर में आप लोगों ने जल्दी में पढ़ा है। क्लासिफिकेशन, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। दे आर CNS डिप्रेसेंट, और ये क्या होते हैं, आर नॉट CNS डिप्रेसेंट। एग्जांपल ओपियम एंड इट्स प्रोडक्ट सच एज मॉर्फिन, कोडीन, कोकीन। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल सी चीजें होंगी, एग्जांपल करके
केरोसिन और एस्पिरिन। स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर, नाम क्या होगा इसका कॉमन नेम? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या होगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बच्चों यहाँ पर जो है थोड़े से ये इधर उधर हो गए हैं डायग्राम, तो इनको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप, आगे चलेंगे। आईयूपीएसी नेम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड है। तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर हम इसको इसको यहाँ पर जोड़ दें, किसको बेटा, ये ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन पर जोड़ दें तो COH एक बगल वाले कार्बन पर होगा, ठीक है। चले पैरासीटामोल की बात करते हैं, ये है अपना पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है ये। चलिए प्रिपरेशन की बात करें तो पैरासीटामोल ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, पैरा अमीनोफिनॉल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन से पैरासीटामोल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में सीखेंगे, एंटीसेप्टिक्स के बारे में सीखेंगे और फिर डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में सीखेंगे। एंटीमाइक्रोबियल्स क्या होते हैं? ड्रग विच आर यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, उसी को क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल आ जाएंगे, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स में क्लोरोजाइलिनॉल, बिथियोनॉल आ जाएंगे और डिसइंफेक्टेंट में हमारे पास में फिनॉल और क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है ना, फिनॉल और क्लोरीन आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे इसके बाद एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स इज अ ड्रग derived from the living matter of microorganism used to kill or prevent the growth of the microorganism। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? किसी भी लिविंग मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किल करके यूज क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, यूज टू किल, उनको माइक्रोब्स को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज किया जाता है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका? एंटीबायोटिक्स का। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, रेंज ऑफ एक्टिविटी, तो यहाँ पर हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, नैरो स्पेक्ट्रम मिलेगा और एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम भी मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके की बैक्टीरिया को मार देगा। क्लोरमफेनिकॉल प्लस एमॉक्सिसिलिन इस तरीके के एग्जांपल है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेनिसिलिन, जैसे कि हमारे पास ऑफ्लॉक्सेसिन, ठीक है। चलिए मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया को जड़ से मार दे एकदम, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक बोला जाएगा। दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्या है? इफेक्ट अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कुछ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्टिव होती है। एग्जांपल पेनिसिलिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लॉक्सेसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स इनहिबिट स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती हैं? ये मारती नहीं है, बट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उस ग्रोथ को ये रोक देते हैं, ठीक है ना। चलिए इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। चलिए ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग साल्वर्सन बोलते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड था जिसमें आर्सेनिक ब्रेच पाया जाता है, साल्वर्सन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? साल्वर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। तो साल्वर्सन के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए और इसमें आर्सेनिक ब्रिज स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, उसको याद रख लीजिएगा। पेनिसिलिन जो कि बैक्टीरिसाइडल है, इसके स्ट्रक्चर को ऐसे देख सकते हैं खाली, बस और कुछ करना नहीं है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोरमफेनिकॉल, जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। इसके बाद बात हम करते हैं बच्चों एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में पार्ट 2 की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक्स हमारे पास में चल रहा था। which drug which are applied to living tissue to kill the bacteria and stop their growth in wound preventing its infection are called antiseptic। एंटीसेप्टिक जो होती हैं वो लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई की जाती हैं और वो क्या करती हैं? बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, इसी को बोला जाता है एंटीसेप्टिक्स, ठीक। क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल जो होते हैं वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल दोनों मिला करके जो है आपका ये बिथियोनल बनता है। बच्चों बिथियोनल का स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा इधर उधर बिखर गया है, ठीक है ना। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ द टर्पिनॉल एंड जाइलिनॉल, ठीक। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का क्या होता है? मिक्सचर होता है। चलिए इसके बाद डिसइंफेक्टेंट की बात करें। डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, लिविंग ऑब्जेक्ट्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, फ्लोर्स ऑफ स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, ईटीसी। बहुत सारी चीजों को, इंस्ट्रूमेंट को, और अभी तो कोविड में हम लोग अपने हाथ को ही बार बार स्टरलाइज डिसइंफेक्टेड करते थे, है ना। किससे? बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना किया था हम लोगों ने अभी कोविड टाइम में, ठीक है ना। कोविड की वजह से डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता था। खैर आगे आते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन
Dilute solution of phenol is used as an antiseptic, whereas concentrated phenol is used as a disinfectant. इस बात को याद रखिएगा और एनसीईआरटी में तो डाटा दिया गया है इसका, ठीक है ना, 1% और 0.1%। अब आते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पर, जो कि हमारे पास लास्ट टाइप की ड्रग्स होंगी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। फिर उसके बाद केमिकल्स इन फूड पे आ जाएंगे हम। ड्रग्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन बाय फैमिली प्लानिंग आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिसका यूज हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं फैमिली प्लानिंग के तहत, उसी को बोला जाता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये मिक्सचर होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स का। एग्जांपल सिंथेटिक एस्ट्रोजन, स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करने, बस याद रखना है, नोवेस्ट्रॉल या इथाइल एस्ट्राडायोल बोला जाता है इसको, ठीक है। एग्जाम्पल टू सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसको प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। क्या? प्रोजेस्टेरॉन ही बोला जाता है। नॉर इथेंड्रॉन भी बोला जा सकता है इसको। केमिकल्स इन फूड की बात अब करते हैं हम लोग। तो केमिकल्स इन फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। इसमें देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास में जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे एप्पल विदाउट प्रिजर्वेशन के देखोगे और ये जो है एप्पल विद प्रिजर्वेशन के देखोगे तो ये कितना अच्छा सा है जिसको हम खा सकते हैं और ये खाने की कंडीशन में नहीं है। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब यही होता है। इसमें हमें केमिकल्स में फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़ने हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद में लास्ट हमें एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़ने हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो ये तीन बातें हमें पढ़नी है, बस इन तीन बातों को हम लोग पढ़ते हैं। डू यू नो सम स्वीटनर्स? क्या आप कुछ स्वीटनर्स के बारे में जानते हो? आप कहोगे कि हाँ, केन शुगर है, ग्लूकोज है और बहुत सारी चीजें हमारे पास, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, ये हमारे पास में क्या है, सबके सब शुगर्स हैं, ठीक है ना। बिसाइड स्वीटनेस दे प्रोवाइड हाई रेंज ऑफ कैलोरी। ये स्वीटनेस के साथ साथ ये हाई रेंज ऑफ कैलोरी भी देते हैं। टू रिड्यूस हाई रेंज ऑफ कैलोरीज हम क्या करेंगे, विच कॉज फैट। नाउ अडेज डायबिटिक पेशेंट्स आर यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो हम ये दे नहीं सकते क्योंकि ये कैलोरी भी देंगे, हमको कैलोरी इंटेक तो चाहिए नहीं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग जो भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको क्या यूज कराते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज कराते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव टू नेचुरल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाई, बिकॉज दे आर स्वीट टू टेस्ट बट विद लो कैलोरी। क्यों ऐसा होता है? केमिकल्स विच डू नॉट अकर इन द नेचर बट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी हैव स्वीट टेस्ट बट दे हैव नो फूड वैल्यू, दे आर नोन एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कुछ अलग चीज नहीं होती है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं बट इसमें कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बोल देते हैं। सक्रीन की बात करें, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, 650 टाइम्स सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड इज आल्सो कॉल्ड एज अ सक्रीन। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड जो है वो ये रहा अपने पास में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम में इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ठीक है। इट इज अ फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो कि पॉपुलर है, ठीक है। इसके बाद इट इज अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। केन शुगर से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, ठीक है ना। इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद यूरिन। यूरिन के साथ में ये एक्सक्रीट हो जाता है। यूजेस की बात करें तो मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, टूथपेस्ट में यूज कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है इसका, इसका यूज और हम लोग कर सकते हैं लो कैलोरीफिक स्वीट्स में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। सक्रीन है, मीठा है, जो भी चीजें मीठी करनी होगी उसमें यूज कर सकते हैं। कूल ड्रिंक्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जिसको एस्पार्टेम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एस्पार्टेम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एस्पार्टेम का, एस्पार्टिक एसिड से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। और ये जो है फिनाइल एलानिन से मिलकर के बना हुआ है। तो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन दोनों से मिलकर के एस्पार्टेम बना हुआ है। इट इज अ मिथाइल ईस्टर ऑफ द डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। ये डाइपेप्टाइड होता है जो कि फिनाइल एलानिन और किससे, एस्पार्टिक एसिड के मिलने से बनता है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। बच्चों पॉइंट मार्क करिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, एस्पार्टेम आंसर होगा। ये रफली जो है 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है केन शुगर के कंपेयर में। केन शुगर के कंपेयर में कितना, 100 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है। इसके बाद यूजेस की बात करें तो इट इज द लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स। ये जो हमारे पास में कोल्ड फूड्स होते हैं उसके लिए क्या है, इसका यूज कर सकते हैं, बट ये हमारा अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर। जब हम कुकिंग टेम्परेचर पर इसको यूज करते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, इसलिए हम कोल्ड फूड्स में ही इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एलिटेम और सुक्रेलोज की बात करते हैं। एलिटेम जो होता है मोर स्टेबल होता है एस्पार्टेम से, ठीक है ना। एस्पार्टेम से भी ज्यादा स्टेबल होता है कौन, हमारा एलिटेम। इट इज अ हाई पोटेंट स्वीटनर, और ये जो है हमारा 2000 टाइम्स ज्यादा मीठा होता है शुगर के कंपेयर में, ठीक है ना। सुक्रेलोज,
सुक्रेलोज जो होता है वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का, तो याद रखना है इसका ये वाला पॉइंट, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका, तो ये बात याद रखनी है आपको। इट इज इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट आर लाइक शुगर, इसका अपीयरेंस और टेस्ट जो होता है शुगर की तरह होता है। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, और ये कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, तो कैलोरी तो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। इट इज 600 टाइम्स स्वीट एज शुगर, ये 600 गुना ज्यादा मीठा होता है शुगर से, ठीक है ना। एस्पार्टेम, एलिटेम और जो है सुक्रेलोज, सैक्रीन, ये चीजें पढ़ी हैं। सैक्रीन 550 टाइम ज्यादा मीठा था, और जो आपका एलिटेम था जो है वो 2000 टाइम्स ज्यादा मीठा था। एस्पार्टेम जो है आपका वो 500 टाइम्स ज्यादा मीठा था, सॉरी 100 टाइम्स ज्यादा मीठा था, और सुक्रेलोज 600 टाइम्स ज्यादा मीठा है शुगर से। ठीक, अब आते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस which when added to the food is capable of the inhibiting, retarding or arresting the process of fermentation, acidification or other decomposition of the food by growth of the microbes। माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देता है, कुल मिलाकर के फूड को प्रिजर्व करता है, बचाता है खराब होने से, ठीक है ना। केमिकल मेथड क्या होगा, एडिशन ऑफ द अदर केमिकल, जैसे सोडियम बेंजोएट, अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट वो है, बच्चों हमारे पास प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है ये सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। एडिशन ऑफ द अदर केमिकल, जैसे साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट की बात कर रही है। एडिशन ऑफ द अदर केमिकल्स में सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड की बात करें, आईयूपीएसी नेम सोडियम प्रोपियोनेट हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं is a substance which when added to the food retards or prevents oxidative deterioration of the food। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, राइट। चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड जो होता है, फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, रिएक्ट्स विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो क्या बन जाता है हमारे पास, रिजल्ट मिलता है स्टॉप फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद आ जाइए एग्जांपल्स की बात करें। BHT, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है ना। एक होता है बच्चों BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, उसको भी याद रखिएगा। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन का स्ट्रक्चर है ये। फैट प्लस ऑक्सीजन जो होते हैं मिलकर के फ्री रेडिकल बनाते हैं, प्लस BHT जब मिलता है तो क्या बन जाता है, BHT रेडिकल बन जाता है, ठीक है। BHT रेडिकल डज नॉट रिएक्ट फर्दर विद मॉलिक्यूल ऑफ फैट, दोबारा वो फैट के मॉलिक्यूल के साथ नहीं रिएक्ट करता, दस द चेन रिएक्शन स्टॉप, और चेन रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फूड, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑफ फूड जो होती है उससे बचा लेता है ये, ठीक है ना। खैर, यूजेस पर आते हैं। प्रिजर्व फूड ऑर्डर कलर एंड फ्लेवर, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। एग्जाम्पल BHT हमारे पास था, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बच्चों BHA होगा यहाँ पर, क्या होगा, BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, नॉट टोलुइन, ठीक है ना। टोलुइन की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, BHA is generally used to preserve fats and prevents them from becoming rancid। BHA क्या करते हैं, फैट को प्रिजर्व करता है, यूज टू प्रिजर्व फैट एंड प्रिवेंट देम फॉर बिकमिंग rancid, और rancid होने से बचाता है उसको। BHA is found in the water, meats, cereals, chewing gums, baked foods, beer, dehydrated potatoes, rubber products, cosmetics and petroleum products, इसमें हमें मिलता है देखने के लिए BHA। अब आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक, क्लीनिंग एजेंट्स पर। जो हमारे पास में क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जिसमें सरफेस एक्टिवेशन या सर्फेक्टेंट्स भी बोला जा सकता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, विच कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन और interfaces from the surface films, reduce surface tension of the solution and help the removing dirt and dust by emulsifying grease, are called cleaning agent और सरफेस एक्टिव एजेंट और सर्फेक्टेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास डेफिनेशन है क्लीनिंग एजेंट की या सर्फेक्टेंट्स की। आगे चलते हैं। क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं, मेरे पास सोप होंगे, मेरे पास डिटर्जेंट होंगे। तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना, पहले सोप की बात कर लेते हैं। तो सोप क्या होता है बच्चों, सोप जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड सच एज लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, इन्हीं को स्टेरिक एसिड, इन्हीं को बोला जाता है क्या, फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सैपोनिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, उसी को सैपोनिफिकेशन बोला जाता है। बच्चों इस रिएक्शन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपको। यहाँ से होता क्या है, देखेंगे जरा, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ इस पार्ट पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो इसने जो है, इसने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐड हो गया ये पॉजिटिव पर, और ये नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव पर, 3 बार लिया है तो 3, ये बन जाएगा आपके पास ग्लिसरॉल और ये बन जाएगा आपके पास सोप। क्लियर बच्चों।
के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमारे पास में। क्लीनिंग एजेंट में सोप की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे सोप जो होता है उसको हम हार्ड वाटर के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सोप है ये हमारे पास, इसमें हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पाए जाएंगे। इससे क्या करता है, ये इनसॉल्युबल सोप बन जाता है, ठीक है ना, ये इनसॉल्युबल सोप बन जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है। इनसॉल्युबल सोप एडहियर टू फाइबर्स ऑफ द क्लोथ, ठीक है ना, और उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको भी बेकार कर देता है। इनसॉल्युबल सोप क्रिएट द हिंड्रेंस ऑफ गुड वॉशिंग। गुड वॉशिंग में क्या क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बच्चों, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, राइट। तो याद रखेंगे इस चीज को। आगे आते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये गमी मास होता है, ठीक, इंसॉल्युबल होने की वजह से। दूसरा डिसएडवांटेज है, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में इनको यूज नहीं किया जा सकता है। एसिड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट द इनसॉल्युबल फ्री फैटी एसिड्स, जैसे प्रेसिपिटेट एडियर टू द फैब्रिक्स, thus reduce the ability of the soap to remove oil and grease from fabrics. डिटर्जेंट्स की बात करते हैं बच्चों, क्लीनिंग एजेंट्स में डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लीनिंग एजेंट व्हिच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोप बट व्हिच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। सारी प्रॉपर्टी सोप की होती है बट सोप नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें एक एडवांटेज होता है कि ये हार्ड वाटर के साथ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या है इसका, अनलाइक सोप्स सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन आल्सो बी कन्वीनियंटली यूज्ड इवन विद द हार्ड वाटर। तो ये एक एडवांटेज है इसका डिटर्जेंट का, इसीलिए वुलन कपड़ों को किसमें धुला जाता है, साफ किया जाता है, डिटर्जेंट में। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ द डिटर्जेंट आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द सिंथेटिक डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसमें कोई कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलता। अनलाइक सोप, सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन एसिडिक सोल्यूशन, इनको एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज किया जा सकता है। ये डिफरेंस के कुछ पॉइंट याद रखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, अनलाइक सोप दे आर नॉट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस कॉज वाटर पॉल्यूशन। ये कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट, तीन तरीके के डिटर्जेंट होते हैं हमारे पास में, एक एनानिक डिटर्जेंट, दूसरे कैटानिक डिटर्जेंट, और तीसरे जो होते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं। कौन से, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। बस यही तीन बातें हम लोग पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एनानिक डिटर्जेंट की बात करते हैं, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर एनाइंस, इनका लार्ज पार्ट जो होता है वो कौन सा होगा, एनाइन होगा, इसीलिए एनानिक डिटर्जेंट बोल रहे हैं। सोडियम डिटर्जेंट में सोडियम लॉरेल सल्फेट, एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया बच्चों, याद रखिएगा। लॉरेल अल्कोहल से बनता है लॉरेल सल्फेट, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या, सोडियम लॉरेल सल्फेट बना सकते हैं। ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है यही हमारा क्या है, डिटर्जेंट है। सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी हमारा क्या है, सॉफ्ट डिटर्जेंट है, ये भी क्या है, सॉफ्ट डिटर्जेंट है। फिनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द लॉन्ग एल्काइल चेन और एनी अदर सेकेंडरी पोजीशन। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, हाई हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी रखते हैं। हार्ड डिटर्जेंट क्या होते हैं, ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप होते हैं, पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी रखते हैं। तो हार्ड डिटर्जेंट खराब होते हैं, सॉफ्ट डिटर्जेंट ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर। कैटानिक डिटर्जेंट की बात करें, दीज आर द क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होते हैं। दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन एनानिक डिटर्जेंट, thus they find लिमिटेड यूज, ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं एनानिक डिटर्जेंट के कंपेयर में, इसीलिए इनका यूज बहुत लिमिटेड होता है। ये यूज किए जाते हैं हमारे जर्मीसाइड्स की तरह, किसी तरह, जर्मीसाइड्स की तरह। कैटानिक डिटर्जेंट का एग्जांपल याद रखेंगे, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का। कौन सा बच्चों, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का एग्जांपल। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, लास्ट डिटर्जेंट है हमारे पास, these are monoesters of polyhydric alcohols और polyethers, ठीक है। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट और नॉन आयनिक टाइप, जो लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन आयनिक टाइप होते हैं, इसमें कोई भी आयन नहीं होता, ठीक है ना। पेंटा इरिथ्राइटिल स्टेरेट, ठीक है ना, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड एस्पिरिन सब्स्टिट्यूट्स। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन में देखोगे तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। नॉन पोलर टेल है यहाँ पर, नॉन पोलर टेल ऑयल सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन। तो इसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास पोलर हेड है, वाटर सॉल्युबल होगा, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही मैकेनिज्म एक्शन होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ सोप हैज द टू पार्ट अलोंग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल पार्ट, और व्हेन सोप इज एडेड टू द ऑयली और ग्रीसी पार्ट ऑफ द क्लॉथ और वेसल, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप डिसॉल्व इन ऑयल, द वाटर सॉल्युबल पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द ऑयल। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो इससे अवे फ्रॉम रहता है, ठीक है ना। Big molecules of the oil and soap break by rubbing into small emulsified oil droplets. कोई मतलब नहीं है। These oil droplets are washed away by stream of water. Soaps and detergent have the similar mechanism. दोनों की मैकेनिज्म सिमिलर होती है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने मेरे साथ में कंप्लीट कर ली है, और आप लोग लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ऑर्गेनिक पढ़ करके आपने सीख लिया है, काफी कुछ सीखा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से हमारी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट।